नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभ्युत्थान पर। मैं गौरव यादव आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं गौरव यादव आपको भारतीय इतिहास पढ़ाऊँगा और भारतीय इतिहास को हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। पहला आता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड आता है मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास का परिचय। इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास का परिचय। इतिहास के परिचय में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इतिहास के परिचय में चीज़ें यह आएंगी कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, कहाँ पर ये स्थित है। ये वैसे जोग्राफिकल चीज़ होती है, लेकिन भारत कहाँ पर स्थित है ये भी हमें पढ़ना होगा। और उसके बाद में हमें ऐतिहासिक रूप से इसका डिवीज़न करना होगा। जैसे हमने प्राचीन इतिहास पहले लिया, प्राचीन के बाद में मिडाइवल आता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है। इसी प्रकार से हमें परिचय में भी हमें ये डिवाइडेशन करना होगा कि प्राचीन इतिहास में हम किन किन चीज़ों को हम पहले पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे। सबको सीरीज़ में लेकर के हमें चलना है। ठीक है, तो भारत हमारा कहाँ पर स्थित है? सब जानते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, भारत के उत्तर में क्या है? सबसे ग्रेट हिमालय, और साउथ में है हिंद महासागर। ठीक है, यूनानियों ने और जो मध्यकालीन इतिहासकार थे उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और जो कहाँ पर स्थित थी? सिंधु नदी के किनारे पर। सिंधु को यूनानी लोग या फिर जो अरबी लोग, फारसी लोग जो थे वो सा को हा बोलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु सा से हा हुआ, हा से हिंदू हो गए, हिंदू से हिंदुस्तान हो गए। यानी जहाँ पर सिंधु घाटी के लोग बसते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग बसते हैं, यानी हिंदुस्तानी बसते हैं, उसको क्या कहने लग गए? हिंदुस्तान कहने लग गए। ठीक है, और महाकाव्य जो हमारे महाभारत और पुराण हैं उनमें इसको भारत कहा गया। भारत क्यों कहा गया? क्योंकि भारत को आर्यवर्त भी कहते हैं। आर्यवर्त में वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा आर्यवर्त क्यों कहते हैं। जो हमारे गंगा और यमुना के बीच का दोआब था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जब डिस्ट्रॉय हुई, उसके बाद जो लोग थे वहाँ से माइग्रेट होकर के गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा के और यमुना के बीच का जो उपजाऊ मैदान क्षेत्र है, वहाँ पर आकर बस गए। ठीक है, और वो आर्यवर्त क्षेत्र कहलाया। क्योंकि भारतीयों का जो माना जाता है कि ये भारतीय जो हैं वो आर्य हैं। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। हिंदू को होकर के मध्य एशिया से ये लोग भारत में आए थे, इसलिए इनको आर्य कहते हैं। तो जिस एरिया में ये लोग रहने लगे उसको आर्यवर्त कहा जाने लगा। ठीक है, और उस आर्यवर्त में कुछ कबीले हुआ करते थे, उसमें से एक कबीला था भरत। तो उसके जो एक्सपेंडर जो थे उनको कहा जाने लगा भारतीय। ठीक है, भारतवर्ष तब से कहलाने लगा। तो भारतीय इतिहास को हम कितने पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से हो गया? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम उस काल को लेते हैं जिसके साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी लिपि हमें प्राप्त हुई है, जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी भाषा को आज तक लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, वो आदि ऐतिहासिक काल हो गया। उसके बाद कौन सा ऐतिहासिक काल आता है? ऐतिहासिक काल में जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो लिखित भी हैं और एक अभिलेखों के रूप में, स्मारकों के रूप में, भवन के रूप में वो हमें प्राप्त होते हैं। तो उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि हमारी ऐतिहासिक जर्नी जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से? ऐतिहासिक काल से होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें सारी चीज़ें लिपिबद्ध मिल गई, लिखी हुई मिल गई। उन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। इतिहास के बारे में हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है, कोई चीज़ हमें प्राप्त हुई, उनको क्या कहेंगे? हम कहते हैं सोर्सेज। यानी सोर्सेज के थ्रू ही हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है। हम कोई भी न्यूज़ किसी को बताते हैं, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है, किसी न किसी के माध्यम से वो आई होती है। तो इनके भी काफ़ी माध्यम होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त हुई वो किन सोर्सेज से प्राप्त हुई। ठीक है, तो उसके जो वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन हम उसका करेंगे। ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। उसमें सबसे पहला हम करते हैं पुरातात्विक सोर्स और दूसरा करते हैं साहित्यिक सोर्स। पुरातात्विक में क्या हो गया? जैसे कोई सिक्के प्राप्त हुए, कहीं से कहीं अभिलेख मिले, यानी पत्थर के स्तंभ होते थे, उन पर खोद करके वो लिखा जाता था। जो भी उनकी प्रशस्ति होती थी एक तरीके से, यानी कोई राजा है उसके प्रशंसा रूप में कोई चीज़ें लिखी जाती थी। ठीक है, उनके युद्धों के बारे में, उनके काल में क्या क्या सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उन सब चीज़ों को लिखा जाता था। ठीक है, उसी प्रकार सिक्के हो गए और मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं उस काल की, और भवन, स्मारक, चित्रकला, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये अपनी आ जाती हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, पुरातात्विक स्रोतों में। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा लिटरेचर।
लिटरेचर ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को हर शासनकाल में लिखा गया है और वो चीज़ें अनवरत आगे चलती रहती हैं, क्योंकि राजाओं के दरबार में दरबारी कवि होते थे, विद्वान होते थे, वो सारी चीज़ों को लिपिबद्ध करते थे और वो सबसे फैक्चुअल सोर्स माना जाता है, जिस पर हम बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी। उसमें भी ये त्रुटि इतनी सी हो सकती है कि कोई राजा का दरबार ही है, वो अपने राजा की शान में कुछ कसीदे ज़्यादा पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो अपना लिटरेचर है, लिटरेचर में भारतीय साहित्य हो गया, एक हो गया अपना विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य सीधी सी बात है, यहाँ के जो राजा हुए, उनके दरबारी हुए, उनके कवि हुए, लेखक हुए, उन लोगों ने भारतीय जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में लिखा, यानी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में लिखा। ठीक है, और दूसरा हो गया अपना विदेशी साहित्य, यानी कि जो फॉरेन लिटरेचर है वो कैसे हुआ, यानी हमारे देश में कोई जो बाहर के ट्रैवलर आते थे, जैसे आज भी हम कहीं दूसरे देशों में घूमने जाते हैं उसी प्रकार पहले भी आते थे, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया के रूप में विश्व में जाना जाता था। तो भारत का दूर दूर तक नाम था, व्यापार भी जो होता था यहाँ से, तो यूनानी लोग भी आते थे, अरबी आते थे, फारसी आते थे, चाइनीज़ लोग भी आते थे, और बाद में कालांतर में पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, अंग्रेज़ भी आए, यानी काफ़ी बार से लोग आते थे। ठीक है, तो जो लोग बाहर से आए उन्होंने जो देखा उन्होंने वो लिखा, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे। तो एक अपने पास कौन सा सोर्स हो गया, फॉरेन सोर्सेज हो गए। ठीक है, तो अपने सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय जो सोर्सेज हैं, हम भारतीय सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय सोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं, उसमें हो गया अपना एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य, एक हो गया संगम साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य कौन सा हुआ, रिलीजियस, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ब्राह्मण साहित्य, और उस टाइम पीरियड में एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, इन दोनों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उनका जो साहित्य है उसको हम धार्मिक साहित्य में लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, इसको हम लौकिक साहित्य बोल सकते हैं। इसमें क्या चीज़ आएंगी, इसमें रिलीजियस जो मैटर है वो तो आ गया, किसमें, जो अपने ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें वेद है, उपनिषद है, पुराण है, वेदांग है, ठीक है, षडदर्शन है, वो सारी चीज़ हो गई। बौद्ध में त्रिपिटक वगैरह हो गए। ठीक है, इस प्रकार जैन साहित्य, आगम वगैरह, ये आगम ग्रंथ वगैरह हो गए। तो धर्मनिरपेक्ष में क्या आएगा, जैसे मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना हुई, किसने करी, कौटिल्य ने। कौटिल्य मीन्स चाणक्य, जैसे चाणक्य को सब लोग जानते हैं, कोई भी कोट किसी को देना होता है उसमें नीचे नाम चिपका देते हैं किसका, चाणक्य का। ठीक है, और राजतरंगिणी की रचना करी कलहड़ ने। पतंजलि ने रचना करी अष्टाध्यायी की। पतंजलि एक व्याकरण थे, एक ग्रामरिस्ट थे, उन्होंने संस्कृत भाषा की ग्रामर बनाई और उसको कहते हैं अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ बनाया, यानी एक शब्दकोश था संस्कृत भाषा का। जैसे आज इंग्लिश का अपन देखते हैं डिक्शनरी आती है, इसी प्रकार से संस्कृत का जो शब्दकोश बनाया किसने बनाया, अष्टाध्यायी ने। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ बनाया किसने, पाणिनि ने। ठीक है, हाँ सॉरी, इसमें गलती से पतंजलि लिख गया है, इसको नहीं माने, इसमें आएगा पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना करी। इसी प्रकार से एक वैशाखदत्त नामक लेखक थे, उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, और कालिदास जो गुप्त काल में हुए थे, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक वो लिखी। मेघदूत भी लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा था। संगम साहित्य में कुछ आता है साहित्य, तिरुकुरल है, सल्पादिकरम है, मणिमेखले है, जीवक चिंतामणि है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूनानी और रोम के लेखकों पर। इसमें कौन कौन से हुए, मेगस्थनीज हुए, हेरोडोटस हुए, नियारकस हुए, अरिस्टोबुलस हुए। इनके बारे में सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं आगे बताता हुआ चलूँगा। मेगस्थनीज कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए, उसके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगस्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर यूनान से आया था। ठीक है, तो मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी इंडिका में जो मौर्यकालीन व्यवस्थाएं थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल पर, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो इसने मौर्यकालीन जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में इसने लिखा। इंडिका नामक इसने किताब लिखी। ठीक है, इसी प्रकार हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी। हिस्टोरिका को इतिहास की जननी भी कहा जाता है, और हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, एक नियारकस ने भी इस प्रकार से रचनाएं करी, और अरिस्टोबुलस ने भी करी। चीनी यात्रों में विवरण किस किस का आता है, हेनसांग का आता है, फाइयान का आता है, त्सिंग का आता है। ठीक है, अरब यात्रों में इसी प्रकार से अलबरूनी है, अलमसूदी है, इटली का एक है मार्को पोलो। हम आते हैं ब्राह्मण साहित्य पर। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले क्या आएगा, वेद, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आएगा आरण्यक, फिर उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षडदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। इस प्रकार से सीरीज में ये सारी चीज़ें चलेंगी। यानी वेद का टाइम पीरियड कौन सा था, 1500 से और
500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसको 600 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस टाइम पर वेदों की हमारी रचना हुई। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। उस टाइम में ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद में यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। टाइम पीरियड के हिसाब से ये चीज़ें हुई। उत्तर वैदिक काल में इन वेदों की रचना हुई, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं कौन से? ऐत्रेय, कौशिकी और गोपथ, यानी ब्राह्मण ग्रंथ हमारे 7 हैं, जो कि गोपथ आता है अथर्ववेद में अकेला है, बाकी उसमें तीनों जो ऊपर वाले वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उनमें 3-3, 2-2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। आरण्यक लिखे गए, उसमें एक तैत्रेय है, मैत्रेयणी है, ऐत्रेय है। उपनिषद में छंदोग्य है, कठ है और बृहदारण्यक है, ठीक है। वेदांग में इसी प्रकार से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, ये जो भी ये सारी टर्म्स आ रही हैं, वेदों को जो समझने के लिए, वेद इतने आसान नहीं थे, वेद की भाषा बहुत ज़्यादा क्लिष्ट थी, ठीक है। उनको समझने के लिए, उनको सरलीकृत करने के लिए, जिससे कि लोग आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है, इसलिए इन चीज़ों की टाइम टाइम पे रचना होती रही है, ठीक है। जैसे वेदांग है, वेदांग को एक तरीके से जो वेद थे उनको ट्रांसलेट करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। जो 6 वेदांग है अपने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष, ठीक है। उसी प्रकार से इनके उपवेद लिखे गए, यानी ऋग्वेद का उपवेद कौन सा? आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसी प्रकार दर्शन है अपने 6 दर्शन जो अपने हिंदू धर्म में माने जाते हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शक, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। महाकाव्य हमारे 2 बड़े माने जाते हैं, कौन कौन से? रामायण और महाभारत, ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी 6वीं 7वीं ईसा पूर्व का माना जाता है। पुराण हमारे जो है, पुराणों में 6वीं ईसा पूर्व से लेकर के और अपने गुप्त काल तक का टाइम पीरियड इनमें आ जाता है पुराणों में। इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये 18 प्रकार के हमारे यहाँ पर पुराण देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से 6 प्रकार की हमारे यहाँ स्मृति देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये भी उसी टाइम पीरियड में लिखी गई, जिस टाइम पीरियड पे ये पुराण लिखे गए हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य में क्या क्या आ जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हु, बुद्धचरित, दिव्यावदान। जैन साहित्य में परिशिष्ट परमन, भद्रबाहुचरित, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। अब हम पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप से देखते हैं। एक तरीके से मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। पुरातात्विक सोर्स में अपन लेते हैं। पुरातात्विक सोर्स में सबसे पहला आएगा अपना अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कहीं पर कोई भवन बन रहा है या फिर कुछ, हाँ, आज के टाइम पर अगर अपन को एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज संसद भवन की नई बिल्डिंग बनी है। संसद भवन का जब उद्घाटन होगा तो एक बड़ी पट्टिका लगेगी, पट्टिका में लिखा जाएगा इसका उद्घाटन फलां के नाम से कर कमलोद के द्वारा किया गया और फलानी डेट को किया गया, यानी ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। और कहीं कहीं पे हो सकता है ऐसे कुछ मेमोरेंडम लगें कि इसका टाइम पीरियड तब से स्टार्ट हुआ। आजकल तो म्यूजियम टाइप का कुछ वर्चुअल गैलरी बनाने का भी वो चल रहा है, ठीक है। वर्चुअल गैलरी में क्या होता है, एक एक उसका स्टेप बताया जाता है कि कब इसकी नींव लगी, कैसे कैसे इसका निर्माण कार्य हुआ और कैसे ये कंप्लीट अपना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अभिलेख थे। अभिलेख को पत्थर या कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके पाठ्य सामग्री हेतु लगाया जाता था, ठीक है। मध्य एशिया में बोगाज कोई से जो प्राप्त अभिलेख हैं वो सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। इस अभिलेख पर वैदिक जो देवता थे, वैदिक टाइम के देवता वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन जो अभिलेख अपने भारत में प्राप्त हुआ है वो है सम्राट अशोक का अभिलेख, ठीक है, जिनको कि सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार के अभिलेख होते हैं। इन पर ये चित्र भी बने हुए होते हैं, ये कोई ना कोई सी इसमें लिपि लिखी हुई है। इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं इसको, न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता, आकृति विद्यमान होती है, उन्हें पंचमार्ग सिक्के कहते हैं। 2 प्रकार के सिक्के होते हैं, एक तो जिस पर कोई लेख नहीं है, ओनली आकृतियाँ बनी हुई हैं, उनको तो कहते हैं पंचमार्ग सिक्के। और एक होते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के में यानी किसी प्रकार से जैसे उन पर एक थप्पा लगा दिया गया, ठीक है। ये वो चित्र का भी हो सकता है, कोई लिपि का भी हो सकता है, कुछ लिखा हुआ हो सकता है। जैसे आज किसी सिक्के पर लिखा हुआ रहता है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, नोट पे लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे RBI गवर्नर के साइन होते हैं। उस प्रकार से उस राजा की मोहर वगैरह कुछ उस पर लगी रहती थी और उसको ठोक करके बनाया जाता था। वो हो गए अपने आहत सिक्के।
आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के। ठीक है, दो प्रकार के सिक्के हो गए। सिक्कों पर लेख और जो तिथियां उत्कीर्ण करने का जो रिवाज चला वो किसने चालू किया? यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया। सर्वाधिक सिक्के कौन से काल के मिले? मौर्योत्तर काल के मिले हैं। ठीक है, जो मौर्य वंश था उस काल में सबसे ज़्यादा सिक्के बनाए गए और सबसे ज़्यादा प्राप्त उसी काल के हुए हैं। सीसा, प्रोटीन, तांबा, चांदी, सोने के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुप्त शासकों में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासक सबसे ज़्यादा अमीर होंगे भाई, तो इसलिए उन्होंने सोने के सिक्के ज़्यादा जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने प्रचलित किए। ठीक है, सॉरी दोबारा आ गया अभिलेख। अभिलेखों में जो प्राप्त जो लिपियाँ होती थी वो कौन कौन सी होती थी? वो होती थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था। अशोक के जो ज़्यादातर लेख हैं, जो शिलालेख हैं, वो ब्राह्मी लिपि में और बाद में कुछ प्राकृत भाषा में भी लिखे गए हैं। खरोष्टी जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यूनानी और आर्मिक जो लिपि है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें जिसका प्रयोग हुआ है वो कौन सी है? यूनानी लिपि। ठीक है, अब कुछ अभिलेख जो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक हो गया अपना हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। कलिंग राज्य कहाँ पर हुआ करता था? जिसका मौर्य उड़ीसा वाला जो एरिया है उसमें कलिंग नामक एक साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग को पराजित किया था। 269 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल का जो जानकारी प्राप्त होती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। एहोल में जो अभिलेख मिले हैं पुलकेशिन द्वितीय के हैं। नासिक महाराष्ट्र में जो अभिलेख हैं वो गौतमी बालश्री के हैं, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था उसकी इसमें प्रशस्ति मिलती है। जूनागढ़ के जो अभिलेख हैं वो रुद्रदामन के हैं। समुद्रगुप्त के अभिलेख मिलते हैं प्रयाग से यानी इलाहाबाद से। मंदसौर है अपना एमपी में मालवा नरेश यानी मालवा रीजन जो पड़ता है तो मालवा के मंदसौर में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्वालियर में है प्रतिहार नरेश जो भोज था, राजा भोज का नाम सुना होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, मीर भोज, ग्वालियर में उसके अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। देवपाड़ा में बंगाल शासक जो था विजय सेन उसके मिलते हैं और भित्री में मिलते हैं स्कंदगुप्त के। ऐसा नहीं है सिर्फ इनके ही मिले हैं पर लेकिन मुख्य रूप से जो बड़े शासक हुए थे उनके लेखों को इसमें बताया गया है। ठीक है, अब और महत्वपूर्ण है कौन कौन से बड़े जो लेख हैं उनमें मेहरौली स्तंभ लेख है। ये कहाँ पर है? मेहरौली में लौह स्तंभ भी है, कुतुब मीनार भी है, यानी कि वो एरिया उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकें। मेहरौली दिल्ली में पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख हैं कौन से टाइम पीरियड के? गुप्त पीरियड के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने का यानी विष्णु पुराण जो मैंने अभी आपको बताया गुप्त काल में लिखे गए पुराण, तो विष्णु पुराण में भी चंद्रगुप्त द्वितीय को वैष्णव होने का प्रमाण मिलता है। बंगाल विजय और सप्त सिंधु के समीप के जो राजाओं के युद्ध हैं उन पर जो विजय प्राप्त करी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे बहुत ज़्यादा वीर योद्धा बताए जाते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा युद्ध लड़े थे। प्रयाग प्रशस्ति ये इलाहाबाद हो गई, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसमें समुद्रगुप्त का मिला है। टाइम पीरियड सेम कौन सा? गुप्त पीरियड। अशोक स्तंभ पर ये अंकित है। समुद्रगुप्त 200 ईसा पूर्व में जो अशोक का स्तंभ था उसे कहाँ पर ले आया? कौशाम्बी में ले आया। ठीक है, फिर आते हैं बौद्ध स्तंभ लेख। ये कहाँ पर है? सतना मध्य प्रदेश में। राजा वासुदेव के हैं। शुंग काल की इसमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मथुरा के जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। गुप्तकालीन यानी टाइम पीरियड वही है गुप्त, इसमें ये प्रथम गुप्त अभिलेख है और गुप्त संवत का इसमें प्रथम वर्ष जो अंकित है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ पर है? बेसनगर विदिशा में मध्य प्रदेश में। इसमें भागभद्र शुंग काल का है। इसमें हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया गया है। दूसरे अभिलेख में महाभारत के श्लोक का अभिलेख है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने वाली, इसमें समझाने जैसा कुछ ऐसा है नहीं विशेष। एरन लेख हैं वो किसके हैं? समुद्रगुप्त के। टाइम पीरियड कौन सा? गुप्त पीरियड। इसमें व्यक्तिगत मामलों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी शैली है? इसमें विदर्भी शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन एरन अभिलेख। अगेन एरन अभिलेख, पहले भी एरन अभिलेख। ठीक है, ये एक सागर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसमें बुद्धगुप्त के हैं, समुद्रगुप्त के भी हैं, बुद्धगुप्त के भी हैं। इसमें भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण है और ध्वज स्तंभ के निर्माण का भी उल्लेख है। भित्री ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसमें स्कंदगुप्त का वंश परिचय है और हूणों के जो आक्रमण हुए, हूणों ने जो दमन किया गया इनके द्वारा, उसके भी अभिलेख मिलते हैं, उल्लेख मिलता है। ठीक है,
फिर बिहार स्तंभ है, बिहार शरीफ पटना बिहार में। स्कंदगुप्त के बारे में लिखा गया है, गुप्तकालीन है। स्कंदगुप्त तक के शासकों का उल्लेख है, यानी कि गुप्त काल के जो भी शासक हुए उन सबका उल्लेख किस में मिल रहा है अपन को, बिहार स्तंभ में मिल रहा है। ठीक है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश, भानुगुप्त गुप्तकालीन 510 ईस्वी का अभिलेख है। इसमें भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है। हुणों के विरुद्ध लड़ते हुए गोपराज की मृत्यु तथा गोपराज की पत्नी के सती होने का उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। जब हम हुण शक जो एक टाइम पीरियड इसमें दिखाए गए हैं गुप्तकालीन जो भी हैं, इनको जब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिवली, तब इसमें सारे राजाओं के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। ठीक है। तालकोंडा अभिलेख है, शिमोगा कर्नाटक में, शांति वर्मन राजा के बारे में लिखा गया है, गुप्तकालीन था ये भी। कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट साहित्यिक सोर्स में चलते हैं अपन किस पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर। ब्राह्मण ग्रंथ में अपन चलते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में भारत में जो ज़्यादातर जो ग्रंथ पहले लिखे गए, किसमें पांडुलिपियाँ भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। अधिकांश जो पांडुलिपियाँ वो संस्कृत में हैं और दक्षिण भारत कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हैं, यानी कि मोस्टली जो अपना कौन सा, या तो बिल्कुल साउथ वाला एरिया, ठीक है, यानी सबसे जो प्राचीन भारतीय जो माने जाते हैं, मूल रूप से भारतीय माने जाते हैं, दक्षिण भारतीय माने जाते हैं। बाकी जो नॉर्थ इंडियन है वो आर्यंस हैं, यानी आर्यों की संतान है जो मध्य एशिया से हमारे भारत में आए हैं। ठीक है। बाकी अपना जो प्राप्त होता है वो कश्मीर और नेपाल से प्राप्त होता है, यानी जो माउंटेन रीजन था उसमें जो ऋषि वगैरह रहते थे वो वहाँ पर उन चीज़ों को अवलेखित करते थे, यानी लिखते थे। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना गया है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषदों को कम माना गया है, 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व का, यानी जो अपना पोस्ट वैदिक जो पीरियड था, यानी उत्तर वैदिक काल था, उस पीरियड का इनको माना गया है। ठीक है। तो पहला वेद ऋग्वेद, उसका जो उपवेद होगा वो होगा आयुर्वेद, यानी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ये आयुर्वेद है, आज भी प्रचलित है आयुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद, इसमें धनुर्वेद है, ये धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित है। ठीक है। इसमें धनुर्विद्या के बारे में बताया गया है। सामवेद को संगीत शास्त्र के से रिलेटेड माना जाता है। इसमें गंधर्व जो होता है, गंधर्व वेद है, कला और संगीत से संबंधित है। ठीक है। चौथा आता है अपना ये अथर्ववेद, इसमें शिल्प वेद है। अथर्ववेद में जो भवन निर्माण कला है, जो अपने वास्तुशिल्प होती है, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। हम पहला पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद को अपन थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। इसमें 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, साकल, बालखिल्य और बासकल। ठीक है। उस पहले साकल में 1017 मंत्र हैं, बालखिल्य में 17 मंत्र हैं और बासकाल में 56 मंत्र हैं। ठीक है। 10 मंडल हैं, यानी 10 चैप्टर हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। इसका जो पुरोहित होता था उसको होत्र कहा जाता था, या होत्र या होता कहा जाता था। ठीक है। इसका रचयिता कौन कौन है, इसका सिर्फ एक कोई रचयिता नहीं है कि ऋग्वेद किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया हो या फिर किसी एक ऋषि ने लिख दिया हो। ठीक है। इसमें कई विद्वान थे, जैसे गृहस्थद है, विश्वामित्र है, वामदेव है, अत्रि है और भारद्वाज ऋषि है। ये सारे ऋषि हैं। गृहस्थ ऋषि, विश्वामित्र का नाम आपने सुना ही होगा, वामदेव, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, इन सब लोगों ने मिलकर के इसको लिखा। इसमें कुछ स्त्री रचयिता भी हैं उस काल की, जो ऋग्वैदिक काल की फेमस जो स्त्री रचयिता थी वो कौन कौन सी, लोपामुद्रा, घोषा, सची, पालोमी और कालावृति। ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशिक। मैंने आपको बताया 4 अपने वेद हैं, 4 वेदों में 7 अपने कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 3 कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों में 2-2 और अथर्ववेद में 1 गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो अपने इसमें 8-10 मंडल बताए गए हैं, उसमें से जो दूसरा अपना मंडल है वो गृहस्थसमद को समर्पित है, यानी कि उसने लिखा है। तीसरा विश्वामित्र को समर्पित है। चौथा वासुदेव को। 5वां अत्रि को। 6ठा भारद्वाज को। 7वां वशिष्ठ ऋषि को जाता है। ठीक है। अब जो 7वां मंडल वरुण देवता को भी समर्पित है, यानी कि वशिष्ठ ऋषि ने वो लिखा तो है लेकिन वो समर्पित वरुण देवता के लिए है। ठीक है। 7वें मंडल में ही अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जब कोई राजा, जैसे कोई प्रतापी राजा है, उसे अपने क्षेत्र में ये बताना है कि हाँ मुझसे बड़ा कोई राजा यहाँ पर नहीं है, अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे चुनौती दे। वो एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे और एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जहाँ तक उस घोड़े को कोई नहीं रोक सकता हो वहाँ तक उस साम्राज्य को माना जाता था। जब आप रामायण देखते हैं, रामायण सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें आपने सुना होगा कि जब लव और कुश लव और कुश का जन्म हुआ था जंगल में, जब सीता माँ वनवास काट रही थी, तो जब वो जंगल में बड़े हुए तो एक बार वो वहाँ पर खेल रहे थे, तो एक घोड़ा उनको
वहाँ पर दिख जाता है। उस घोड़े को देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं और उस घोड़े को पकड़ के अपने आश्रम में ले आते हैं। उन्हें बाद में पता लगता है ये घोड़ा अश्वमेध का है, क्योंकि उसके पीछे कुछ सैनिक भी आ रहे थे। वो सैनिक सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं ये इस घोड़े को रोकने का साहस कौन करेगा। जैसे ही अगर उस घोड़े को रोकने का साहस करेगा वो सैनिक उससे निपटेंगे। उससे भी अगर काम नहीं चलता है तो फिर वो अपने राज्य की जो संबंधित राज्य है उसकी सेना को बुला करके उस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसे अपने क्षेत्र में ये बताना आसपास के छोटे बड़े राजाओं को कि हाँ यहाँ का राजा मैं हूँ, अगर आप मुझसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं तो आप मुझसे लड़ें, युद्ध करें, या फिर आप मेरे अधीन रहें। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ ये हो गया। फिर ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ में आग के देवता अग्नि को संबोधित हैं, जिसकी पहचान यज्ञ की अग्नि से की गई है। युद्ध से संबंध देवता कौन से हैं, इंद्र देवता हैं, और एक पौधे को सोम के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है और 10वें मंडल में चातुर्वर्णीय समाज की संकल्पना का आधार है। चातुर्वर्णीय समाज कौन सा होगा अपना, यानी समाज को हमारे जो 4 वर्णों में भागों में जो विभाजित कर रखा था, उस समाज की जो परिकल्पना सबसे पहले कहाँ से निकल के आ रही है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से निकल के आ रही है। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में हम आगे चलेंगे तो ये समाज उन वर्णों में विभाजित होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यजुर्वेद पर। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ जैसा नाम से दिख रहा है, यजु और यज्ञ। ठीक है, और यज्ञ और संस्कारों के नियमों का संकलन है। इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांड किसी चीज़ को कहते हैं, यानी कि अपने मंत्रोच्चारण, ये यहाँ यज्ञ पूजा पाठ इन सब चीज़ों को कर्मकांड ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें सारे संस्कार आ जाते हैं, किसी का अंतिम जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक की सारी क्रियाएं, प्लस उसके अलावा अपने कोई भी यज्ञ पूजा पाठ वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, किसी देवता को भी समर्पित है, वो सारे कर्मकांड आते हैं। ठीक है, इसमें एक तरीके से मंत्रों का समावेश है। यजुर्वेद के मंत्र कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, सामवेद और ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, पदात्मक बंधों में नहीं है, ये यजु गद्य परक कहलाते हैं। ठीक है, यजु मतलब गद्य परक कहलाते हैं, यानी कि उसमें इस वेद के जो ऋग्वेद के 663 मंत्र यथावत ले लिए गए हैं। यह जो इनका उच्चारण करने वाला पुरोहित है उसको अर्धवर्यु कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं इसके, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। प्रमुख उपनिषद कौन से हैं, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रेयणी। ठीक है, इसका अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद का संबंध किससे है, आध्यात्मिक चिंतन से बताया गया है। ठीक है, सामवेद ये अपना तीसरा वो आ गया। सामवेद का अर्थ, साम का अर्थ होता है गान, यानी कि इसका संबंध संगीत और कला से माना गया है। ठीक है, यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र जो गाए जाते थे उनका जो संग्रह है वो कौन सा है, सामवेद में है। संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, सामवेद से हुई है। ठीक है, पुरोहित, इनके जो मंत्रों को पढ़ने वाला जो पुरोहित था उद्गाता कहलाता था। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र यानी सूर्य उपासना के मंत्र बताए गए हैं। कुल मंत्र 1875 है, लेकिन मूल मंत्र जो हैं वो जो ओनली 99 है। बाकी जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद से और ऋग्वेद से यूँ के तो उठा लिए गए हैं। ठीक है, शेष ऋग्वेद और यजुर्वेद से लिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, पंचवेश और षड्वेश, यानी 4 ऊपर हो चुके हैं। कौन से, शतपथ ब्राह्मण, कौशिक के ब्राह्मण, तो पंचवेश षड्वेश हो गए। ठीक है, प्रमुख इसके उपनिषद हैं छंदोग्य और जैमिनीय। ठीक है, सामवेद के 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, कैथुम, जैमिनीय और रामायणीय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अथर्ववेद पर। ठीक है, ये चौथा वेद है, सबसे अंतिम वेद इसकी रचना हुई है। इसकी रचना किसने करी है, अथर्व ऋषि ने और अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना करी, इसलिए इसे अथर्वांगिरस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 731 सूक्त हैं, 20 चैप्टर हैं और 6000 इसमें मंत्र हैं। इसको जो पढ़ने वाला पुरोहित है वो ब्रह्मा कहलाएगा। ठीक है, इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, माँ, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र विषयों का वर्णन किया गया, यानी ये सारे जो विषय हैं इसमें संकलित हैं। ठीक है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं मुंडोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मंडूक्य उपनिषद। जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है, जो राष्ट्रीय अपने आदर्श वाक्य भी कहते हैं जिसे, तो वो मंडूक्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें सभा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। ठीक है,
तो ये अपने वेद हो गए। अब वेदों को समझने के लिए, अच्छे सही भाषा में उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कितने? अपने 6। मैंने जब आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, अब इनके रोल क्या क्या है? शिक्षा का रोल जो है वैदिक शब्दों को शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, जो कल्प है वैदिक कर्मकांड हैं उनको, उनके नियम है, उनको सब जो भी वैदिक कर्मकांड होंगे उनको करने की जो क्रिया है, उनका जो विधान है वो क्या हो गया? कल्प हो गया। व्याकरण जो नाम है, धातु है, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग है, यानी ओनली ग्रामर। ग्रामर में आप जानते ही हैं उसमें कि हमें आर्टिकल यूज़ करने हैं, प्रपोजिशन यूज़ करने हैं, यानी वो सारी चीज़ें हो गई। जो भी जिस भाषा में वेद लिखे हुए हैं उनके लिए एक तरीके से व्याकरण यानी ग्रामर तैयार कर दी गई। ठीक है, वो वेदांग में है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम है और भाषा शास्त्र का ये प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, निरुक्त ग्रंथ। नेक्स्ट जो है वो छंद है। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति और बृहति नामक छंद का प्रयोग किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के विकास को बताया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगड़ मुनि बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने किस पर? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद पर। अब मैंने अभी आपको 7 बता दिए। कौन कौन से? पहले ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिक। ठीक है, शतपथ और तैत्रीय यजुर्वेद में, सामवेद में पंचविश और षड्विश, और 7वां गोपथ ब्राह्मण किसमें? अथर्ववेद में। ये 7 आपको याद भी हो चुके हैं क्योंकि मैं इनको 4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का वर्णन किया गया। प्रमुख स्मृति कौन कौन सी हैं? स्मृतियाँ जो हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति। ठीक है, मनुस्मृति को सबसे प्राचीन माना जाता है क्योंकि मनुस्मृति इसलिए लिखी गई, इस सृष्टि के जो रचनाकार हैं वो मनु ऋषि को माना जाता है, इसलिए मनुस्मृति की रचना की गई। इसके टीकाकार कौन है? गोविंदराज, मेधानिधि, भारची और कुल्लुक भट्ट। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है कब लिखी गई? धर्मसूत्र लिखा गया अपना 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पीरियड में, 1 साल में, 2 साल में इनको बना दिया, वो लिख दी गई हों। ठीक है, इनका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा रहता था। इसमें काफ़ी ऋषियों का, काफ़ी विद्वानों को, लेखकों का इसमें योगदान होता था। ठीक है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति का 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड है। नारद स्मृति का 100 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का है। 100 ईस्वी से 400 ईस्वी तक, सॉरी इसमें ये ईसा पूर्व नहीं है। ठीक है, बृहस्पति स्मृति 300 से 500 ईस्वी और कात्यायन स्मृति 400 से 600 ईस्वी। ठीक है, अब ये कुछ ग्रंथ हैं जो उस टाइम पीरियड में लिखे गए। कौन कौन से? पाणिनि का मैंने आपको बताया। अष्टाध्यायी ग्रंथ वो क्या था? जो संस्कृत का एक तरीके से शब्दकोश था। अष्टाध्यायी की रचना करी गई कब? 400 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसी टाइम पीरियड से पहले, उसी टाइम पीरियड के समथिंग वाल्मीकि ने एक रामायण की रचना करी, रामायण नामक महाकाव्य की, जिसमें मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 हुए और वर्तमान में उसकी संख्या कितनी है? 24000 श्लोक रामायण में हमारे आते हैं। आज जो हम रामायण पढ़ते हैं वो रामचरितमानस है, जो कि रामायण का दूसरा परिवर्तित रूप है, जिसकी रचना किसने करी है? तुलसीदास जी ने करी है 16वीं शताब्दी के समथिंग में। ठीक है, व्यास ने एक रचना करी, महर्षि वेद व्यास ने एक रचना करी महाभारत की। महाभारत में पहले 88 श्लोक हुआ करते थे, तो उसको जय संहिता कहा गया। फिर उसमें बढ़कर के 1 लाख से ऊपर श्लोक हो गए, जिसको अब कहा जाता है सप्तऋषि संहिता, यानी कि जिसमें 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं, इसलिए उसको सप्तसहस्त्री संहिता कहा गया, या फिर उसको महाभारत कहा गया। ठीक है, जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, ये जो अनुष्ठान हमारे जीवन के होते हैं, पारिवारिक अनुष्ठान है, इनका गृह सूत्र में इनका विधि विधान ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र ये दोनों कब के हैं? 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। यह भाषा कहाँ पर बोली जाती थी? पाली भाषा मोस्टली दक्षिण बिहार और मगध वाले क्षेत्र में बोली जाती थी, यानी यूपी से और बंगाल के बीच वाला जो एरिया था उसमें ये भाषा मूल रूप से बोली जाती थी। इसी भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ है वो लिखे गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? बिहार में गया नामक स्थान पर। ठीक है, महाभारत महाकाव्य जो हमने बताया अभी, सप्तसहस्त्री संहिता जिसको कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है, उसमें कितने पर्व हैं? उसको 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे अर्जुन के लिए, जब अर्जुन अपने भाइयों से लड़ने के लिए, अपने परिवारजनों से लड़ने से पीछे हट रहा था, तो
श्री कृष्ण ने उपदेश दिए कि ये जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है, इसमें ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई भाई है, ना कोई पिता है, ठीक है। इसमें सिर्फ तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए लड़ना है। तो ये भगवत गीता के उपदेश का जो संकलन है वो जो महाभारत का भीष्म पर्व है, ठीक है, उसमें ये संकलित है, ठीक है। इसी प्रकार से रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया। रामायण के 7 कांड कौन कौन से? पहला होता है बालकांड, श्री राम के जीवन पर आधारित है। बालकांड में श्री राम का जन्म, ठीक है। फिर अयोध्या कांड होता है। अयोध्या कांड में यानी श्री राम है, उनकी शिक्षा से लेकर के उनके वयस्क होने तक का जो काल है वो अयोध्या कांड हो गया, इसमें जो युवराज बनते हैं राज्य के, ठीक है। फिर होता है अरण्य कांड, कैकेयी द्वारा दशरथ को कुछ बातें सिखाने के कारण, कुछ गलत बातें बोलने के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। वो अपनी पत्नी सहित जाने लगते हैं, तो उनके साथ में उनका छोटा अनुज भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ में जंगल के लिए 14 वर्ष के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो 14 वर्ष वहाँ पर जाने के पश्चात रावण द्वारा, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटी जाती है और रावण द्वारा फिर सीता का हरण कर लिया जाता है। उसके पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं तो जंगल में उनकी मुलाकात बानरों से होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार का एक राज्य हुआ करता था किष्किंधा का राजा बाली हुआ करता था, उसका एक भाई था सुग्रीव। तो सुग्रीव बाली जो घटना है, जो श्री राम ने बाली को मारा था और सुग्रीव का साथ लिया था, वो किष्किंधा कांड में संकलित है, ठीक है। फिर आता है सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी ने जो साथ दिया है किसका, श्री राम का, वो सुंदर कांड में आता है। फिर उसके बाद युद्ध कांड होता है, जिसमें कि रावण को मारा जाता है। वहाँ से फिर सीता को लेकर के अयोध्या वापस आते हैं, ठीक है। वहाँ पर जब उनके ऊपर कोई जनता में किसी के द्वारा कोई जब उंगली उठा दी जाती है तो सीता माता को दोबारा से वनवास भेज दिया जाता है श्री राम के द्वारा। और उस टाइम पीरियड में लव और कुश नामक 2 पुत्र पैदा होते हैं, ठीक है। वो उत्तरकांड यानी जैसे आपने रामायण का दूसरा पार्ट देखा होगा उत्तर रामायण, ठीक है। तो उत्तरकांड नामक ये 7वां कांड है, ठीक है। पुराणों में प्राचीन इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन है। इनके जो रचयिता संकलन करता है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा हैं। यानी कि इनका टाइम पीरियड यानी 1 से 2 पीढ़ी तक का रहा हुआ, जिस टाइम पे सारे 18 पुराण लिखे गए, इसलिए सिर्फ 2 नाम इसमें दिए गए हैं। जितनी मुझे जानकारी, लोमहर्ष और उग्र सर्वा नामक इसमें 2 लोग थे, इन्होंने इसका संकलन किया, रचना करी, ठीक है। पुराणों में शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, सातवाहन और गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि गुप्त वंश अपना आ गया 5वीं 6वीं शताब्दी तक, ठीक है। और अपने मौर्य वंश से, शिशुनाग वंश से जब ये बैक साइड से ले रहे हैं तो 400 ईसा पूर्व से आ गए, यानी कि 1000 साल का इसमें पुराणों में इतिहास क्रमबद्ध रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे पुराना इसमें जो पुराण है वो मत्स्य पुराण माना जाता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और गुप्त वंश, विष्णु पुराण में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको वैष्णव से संबंधित बताया गया है, ठीक है। और वायु पुराण में सुंग वंश है और गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम आते हैं किस पर? बौद्ध साहित्य पर। बौद्ध साहित्य में सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ बौद्ध धर्म का माना जाता है वो त्रिपिटक माना जाता है। त्रिपिटक ये क्या था? बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, बुद्ध के जो उपदेश थे, उनका जो संकलन किया गया वो किस में किया गया? त्रिपिटक में किया गया, ठीक है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। मैंने अभी आपको बताया जो उत्तर प्रदेश से बंगाल के बीच वाला जो एरिया है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ बिहार में, तो उस क्षेत्र में पाली भाषा बोली जाती थी, इसलिए सारे जो ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। जातकों में बुद्ध से संबंधित जो घटना है उनमें उनका वर्णन है। दीपवंश और महावंश 2 पाली ग्रंथ हैं जो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। नागसेन ने एक मिलिंद पानु नामक ग्रंथ की रचना करी, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में, और जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य का संवाद बताया गया है। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय हुआ। महायान और हीनयान 2 पार्ट में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया था। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें पूरा ब्रीफली हम देखेंगे। तो बौद्ध धर्म का एक हीनयान जो संप्रदाय था उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उसका ग्रंथ है कथावस्तु। इसमें क्या चीज़ें संकलित की गई हैं? महात्मा बुद्ध के जो जीवन में अनेक कथानक हैं उनके साथ का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है,
ठीक है। जैन ग्रंथों में कौन कौन से? परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और कालिका पुराण, ये इसमें मेन जैन ग्रंथ हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ का जो प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, जिसकी रचना किसने करी है? भद्रबाहु ने करी है। भद्रबाहु ने ही भद्रबाहु चरित्र लिखा है। अब तक जो जैन साहित्य में प्राप्त हुआ कौन कौन सी भाषा में मिला? वो मिला प्राकृत और संस्कृत भाषा में, इसमें पाली भाषा का कोई उपयोग नहीं है। आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के जो आचार्य थे उन्होंने महावीर स्वामी के बाद, मृत्यु के बाद में, उनके निर्वाण के बाद में करी है, ठीक है। आगम ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन शिक्षाओं के विषय में जानकारी मिलती है। उनमें सारी चीज़ें में वही मिलेंगी। महावीर स्वामी जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध के जो जीवन चरित्र है पूरा, उसके बारे में शिक्षाओं का संकलन मिलता है। उसी प्रकार जैन साहित्य के जो आगम ग्रंथ हैं इनमें क्या मिलता है? महावीर स्वामी से संबंधित शिक्षाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है धर्मनिरपेक्ष और लौकिक साहित्य, ठीक है। ये तो हो गया था अपना रिलीजियस के बाद में आता है अपना कौन सा? ये आता है नॉन रिलीजियस, ठीक है। लौकिक, धर्मनिरपेक्ष और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में सबसे पहले लेते हैं हम अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? चाणक्य ने करी। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सारे इसी के नाम थे। ये सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। कब इसकी रचना की गई? मौर्य काल में। मौर्य काल में चंद्रगुप्त जो अपना था, चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक जो था उसका प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? कौटिल्य विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। इस पहले हुआ करता था किसके दरबार में? ये धनानंद के दरबार में हुआ करता था, जो नंद वंश का शासक था, ठीक है। तो उससे क्रुद्ध होकर के इसने एक लड़के को तैयार किया जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक नीच जाति से बिलोंग करता था। उसको तैयार किया, सेना खड़ी करी और नंद जो साम्राज्य था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य को पहला शासक बनाया गया, ठीक है, और इसने अर्थशास्त्र की रचना करी, ठीक है। उसके बाद में एक ग्रंथ आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहड़ ने लिखा। इसमें संस्कृत साहित्य के माध्यम से जो ऐतिहासिक घटना है कब तक की? इसमें आदिकाल से लेकर, आदिकाल में जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर के 1151 की ईस्वी तक के प्रारंभ में जो कश्मीर के प्रत्येक शासनकाल में जो भी घटनाएं हुई थी उनका क्रमानुसार वर्णन किया। कलहड़ की राजतरंगिणी किससे रिलेटेड है? यानी कश्मीर वाला जो भाग है, कश्मीर जो राज है उससे संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी आ रही है, ठीक है। इसको मैं बता ही चुका हूँ आपको। ये क्या था? एक ग्रामर थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा ग्रामर थी पाणिनि की। कात्यायन की भर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की मालकाग्नि मित्रम, ठीक है। फिर आज नेक्स्ट हम आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण पर। विदेशी यात्रियों में कौन सबसे पहले लेते हैं हम? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता, ठीक है। इतिहास का पिता क्यों किया जाता है? क्योंकि कहा जाता है 5वीं सदी ईसा पूर्व इसने हिस्टोरिका की रचना करी, जिसमें भारत और फारस के जो संबंध हैं उनका वर्णन है। उसके अलावा ये यूनान से संबंधित था, इसने वहाँ की सारे राज व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया, ठीक है। इस किताब को इसलिए इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर जब आया था, ये सिकंदर से पहले का है हेरोडोटस। सिकंदर जब आया उसके साथ जो आने वाले जो लेखक थे वो नियार्कस था, ओनसिक्रेटस था, अरिस्टोबुलस था। उसके पश्चात जो राजदूत आए वो मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस आए, ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने इंडिका नामक किताब की रचना करी, जिसमें मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। एक तरीके से इसको भी हम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण किताब मान सकते हैं, कि वो सबसे पहली जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त अगर कहीं से होती है वो मेगास्थनीज की इंडिका नामक बुक से होती है, ठीक है। डायमेकस कौन था? ये सीरियन राजा था। ये जो सीरियन राजा अंत्योकस है उसका राजदूत था। ये बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है और सम्राट अशोक का पिता था, ठीक है। टॉलमी ने एक बुक लिखी, कौन सी? ज्योग्राफी, जो यानी भूगोल लिखी, और इसमें भौगोलिक जो विवरण है पूरे विश्व का वो इसने लिखा टॉलमी ने। एक बहुत वैधानिक
किताब अब तक मानी जाती है ज्योग्राफी। ठीक है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना करी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिजों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो बुक लिखी उसको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चाइनीज़ जो अपने ट्रेवलर थे, कौन कौन से? पहला आता है फाहियान। ये कब आया? ये 5वीं सदी के प्रारंभ में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, गुप्त वंश में। जब ये गुप्त वंश में आया तो इसने गुप्तकालीन जो व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी गुप्तकालीन व्यवस्थाएं थी उनके बारे में किसने लिखा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल किसने लिखा है? फाहियान ने लिखा है। ठीक है, जेम्स लेगे विद्वान हुए, उन्होंने 1886 में इसकी जो यात्रा वृत्तांत था उसका अंग्रेजी में रूपांतरण कर दिया, यानी अनुवाद कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सोंगयुन 518 ईस्वी में, और 3 वर्ष की इसने यात्रा करी और बौद्ध ग्रंथों की जो प्रतियां यहाँ पर थी, यानी बौद्ध ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ था? भारत में। तो यहाँ से बौद्ध ग्रंथ की जो प्रतियां थी वो इसने इकट्ठित करी, जो मूल प्रतियां थी। ठीक है, और उनको लेकर के अपने चीन चला गया। नेक्स्ट आता है हिनसांग। ये कब आता है? ये आता है 7वीं सदी में। इसकी जो रचना कौन सी है? सीयू की इसकी रचना है, जो इसके यात्रा वृत्तांत है सीयू की यात्रा वृत्तांत। ठीक है, हिंसक के मित्र थे एक हिली, उन्होंने हिंसांग की क्या लिखी है? ऑटोबायोग्राफी। हर्षकालीन भारत की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? हिंसांग की जो ऑटोबायोग्राफी वो है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट इत्सिंग। ये 7वीं सदी के अंत में आया। उसके जो विवरण थे उसमें नालंदा, विक्रमशिला, यानी जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी थी, कौन कौन सी? नालंदा और विक्रमशिला। कहाँ पर थी ये थी बिहार वाले रीजन में, और एक तक्षशिला थी जो पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ती थी। ठीक है, और उस टाइम का जो इंडिया था उसका इसने वर्णन किसने किया है? इत्सिंग ने किया है। ये इत्सिंग की भारत यात्रा, ये फाहियान की भारत यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अरब यात्री। अरब यात्री कब से स्टार्टिंग मानी जाती है? अरब यात्री की स्टार्टिंग मानी जाती है 9वीं सदी से, क्योंकि सबसे पहले जो अरब आक्रमण था वो हुआ था 7वीं सदी में। दाहर सेन था सिंध का राजा, उसके ऊपर, उसके बाद से ये लोग यहाँ पर आने लगे, उनकी एंट्री भारत में हुई। तो अरबी यात्री सुलेमान आया था। उसने किस किस के बारे में लिखा? जो प्रतिहार शासक थे, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, और एक पाल शासक थे, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा का वर्णन किया। हर किसी के जो भी कोई ट्रैवलर है उसमें ये चीज़ें कॉमन होंगी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है 915 से 916 में बगदाद, इराक से एक यात्री आता है, इराक नामक देश से। वो कौन सा है? अल मसूदी। उसने भी राष्ट्रकूट और प्रतिहार का किया, यानी कि सुलेमान के थोड़ा बाद में आया। नेक्स्ट हम लेते हैं 13वीं सदी में मार्को पोलो को। मार्को पोलो कहाँ से आया था? ये इटली के वेनिस से आया था। कहाँ से आया था? इटली के वेनिस से। वेनिस को कहा जाता है नहरों का शहर। ठीक है, मार्को पोलो आया था और इसने कहाँ की यात्रा करी? इसने दक्षिण की यात्रा करी, और जो पांड्य राज्य था उसकी इसने विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर आते हैं अपने फारसी लेखक। फारसी लेखक में कौन है? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना करी। ये बहुत महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथ माना जाता है। और राशिदुद्दीन ने जमी उल तारिख की रचना करी। अली अहमद ने चचनामा की रचना करी। यानी शाहनामा और चचनामा, इन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथ माना जाता है। ये कौन सा टाइम पीरियड हो गया? ये टाइम पीरियड हो गया अपना 9वीं और 10वीं सदी का हो गया। ठीक है, अल मसूदी का जो ग्रंथ है मरजूज जहब है, जिसमें भारतीय समाज का चित्रण है, यानी कि सोशियो पॉलिटिकल। ठीक है, अल बरूनी आया 11वीं शताब्दी में। उसने महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और 17 बार आक्रमण इसने किया था। सोमनाथ मंदिर को भी इसने लूटा और तोड़ा था। ठीक है, उसकी कृति कौन सी है? अल बरूनी की तहकीक-ए-हिंद, यानी भारत की खोज। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत किसके लिए माना जाता है? जो हिस्टोरियंस हैं अपने इंडिया की, उनके लिए माना जाता है। फिर एक और वो आता है यात्री, इब्न तूता का इसका वृत्तांत रहला है। ठीक है, ये अरबी भाषा में 14वीं शताब्दी में जो भारत की सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में इसने लिखा। मोहब्बत बिन तुगलक, जो तुगलक वंश से रिलेटेड था दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी के पद पर नियुक्त किया, और बाद में से अपना एम्बेसडर
एम्बेसडर का मतलब होता है यानी कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो बाहर विदेश में जा कर के, दूसरे देश में जा कर के हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारी बात को रखता है मजबूती के साथ में, उसको क्या कहते हैं? राजदूत। ठीक है। पहले कोई भी आज के टाइम पे भी हमारे भारत में भी अनेक देशों के राजदूत बैठे हैं। ठीक है। उनकी एम्बेसीज बनी हुई हैं, एम्बेसडर यहाँ पर रहते हैं, और भारत के राजदूत भी कई देशों में नियुक्त होते हैं। ठीक है। हमारे जो फिलहाल विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर जी, वो भी पहले भारत के राजदूत ही थे, उनको राजनयिक भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ तक का अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया किसका? हिस्ट्री का। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? इससे आगे हम पढ़ेंगे जो भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट आता है अपना सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है सिंधु घाटी की सभ्यता रहने वाला है। ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद। आपने अगर पूरा सेशन देखा हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत आपको जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हो तो एक बहुत ब्रीफ नॉलेज यहाँ से आपको मिलेगी, और इसका PDF भी अगर आप चाहें तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम सर।